4 बिलियन व्यूज, 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर और 8 प्ले बटन। ये आपने कैसे सीखा? एक रैंडम चैनल बनाया। तो बिना चेहरा दिखाए पॉसिबल है कि YouTube से या किसी इंस्टाग्राम से करोड़ों रुपए कमाना और इतना बड़ा चैनल ग्रो करना? 3-4 चैनल बनाता हूँ, आप करोड़ों रुपए YouTube से कमा सकते हो। और पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स जैसे डोली चाय वाला। डोली चाय वाला का कंटेंट को जब आपने देखा था पहली बार तो सबने क्रिंज बोला था। तो सौरभ जोशी जैसे वीलॉगर्स का डाउनफॉल क्यों नहीं आता? सौरभ जोशी ने अपना व्लॉग चैनल चलाया है 3-4 चीजों की वजह से। 0 से 1 मिलियन क्या मैं 1 साल में हो जाएगा? हमने 0 से 1 मिलियन सब्सक्राइबर सबसे फास्टेस्ट 5 महीने में किया। और पैसा ज्यादा कहाँ पर है, यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से? इंस्टाग्राम लाखों रुपए देता है, करोड़ों रुपए देता है, सीधा बोल रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली नहीं देता है। एक लड़की है, बहुत सारी हैं लड़कियां तो इंस्टाग्राम पे, जो 7 लाख रुपए महीना कमाती है सब्सक्रिप्शन बटन इंस्टाग्राम से, अपने फोटोज डालती है। कोई भी वीडियो को वायरल करना है, एल्गोरिथम कैसे काम करती है? आपको सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। अगर आज आप ये सोच के बैठे हो कि मैं अपनी ऑडियंस को नॉलेज देने वाला हूँ, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। ये कैसे पता चलेगा कि ऑडियंस क्या चाहती है? आपकी ऑडियंस बेवकूफों वाले क्वेश्चन पूछना चाहती है। तो जैसे हम कोई चैनल शुरू करते हैं, क्या चीजें चलती हैं, क्या चीजें नहीं चलती? अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो सक्सेसफुल, बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है जो लकड़ी के घर में रहते थे, जिनको मैं जानता हूँ, आज वो बंगलों में रहते हैं, गाड़ियों में जीते हैं। तो जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं 10K 20K, वो कितना कमा सकते हैं इंस्टाग्राम से, और बड़े क्रिएटर्स कितना कमाते हैं? इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि अपर लिमिट क्या है, तो करोड़ों रुपए की है। अभी हाल ही में आया था कि तन्मय भट्ट का 700 करोड़ का नेटवर्थ है। आज के टाइम पे शॉर्ट फॉर्म से कंटेंट से शुरू करना चाहिए, लॉन्ग फॉर्म से? अगर आप एक बिगिनर क्रिएटर हो तो आपको शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है। अगले 5 साल में अगर बिलियनियर्स भी मिले ना इंडिया में, यूट्यूबर्स, खास बात नहीं होगी। आज अगर राज शिमानी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे तो आपको पता है कि उसको एक दिन में 1 करोड़ रुपए की सेल आ सकती है। अच्छा पॉडकास्टर बनने के लिए क्या जरूरी है? गेस्ट से क्वेश्चन निकलवाने आने चाहिए। एक अच्छा वीलॉगर कैसे बन सकता है? ब्लॉगर बनने के लिए ब्लॉगर की जिंदगी ना पूरी पब्लिक हो जाती है। सोशल मीडिया में सक्सेस का असली मंत्र क्या है? अगर आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम 1 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर करने हैं। हेलो संजय जी, 4 बिलियन व्यूज, 20 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर और 8 प्ले बटन, ये आपने कैसे सीखा? देखिए यार, सीखा तो ऐसा है कि हमने जब स्टार्ट किया था तो अपने चैनल से स्टार्ट किया था। एक रैंडम चैनल बनाया और वो फेसलेस चैनल था। फेसलेस चैनल पे हमने काम करना स्टार्ट किया और पहली वीडियो को बनाने में लग गए पूरा 1 दिन। और वो लास्ट तक भी वीडियो ऐसी वीडियो थी कि वो एक इमेज थी, 2-4 इमेजेस थी और वॉइस ओवर था, डेट्स इट। वो मेरी पहली वीडियो थी जिसे बनाने में मुझे पूरा 1 दिन लग गया था। देन धीरे धीरे करके हमने 1 बनाया, 2 बनाया। जब ये वो दौर था जब जियो नया नया आया था, तब वहाँ से फेसलेस चैनल बनाना स्टार्ट किए। जियो के बारे में न्यूज़ दे रहे थे, रैंडम कोई न्यूज़ आ रही थी वो भी दे रहे थे, फेसलेस चैनल बना दे रहे थे। फिर सस्पेंड हुआ चैनल, दूसरा बनाया, वो भी सस्पेंड हो गया, तीसरा बनाया। तो ये वो वाला वहाँ से सीखा। और धीरे धीरे करके जब ये समझ में आ गया कि यूट्यूब का पूरा एल्गोरिथम कैसे काम करता है, लोगों को कैसे रोका जाता है अपनी वीडियोज़ के अंदर, तब हमने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 चैनल भी ऑपरेट किए फेसलेस। और फिर धीरे धीरे लोग आने लग गए कि यार हमारे लिए भी कर दो, तो हमने उनको करना स्टार्ट किया। फिर अपना पर्सनल ब्रांडिंग नाम आज पता लगा, पर्सनल ब्रांडिंग, वहाँ पे वीडियोस बनानी अपने लिए स्टार्ट कर दी, जहाँ पे खुद का चेहरा दिखाने लग गए। और अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो आज जाकर 4 बिलियन व्यूज़, 8 सालों की पूरी ये जर्नी रही। 20 से ज़्यादा प्ले बटन हमने हिट किए होंगे, 8-9 हमारे ऑफिस में पड़े होंगे। और ये सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे करके की हैं। और तकरीबन इस जर्नी को 8 साल लग गए हैं, जो अब तक भी हम सीखते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। तो जैसे आपने बोला कि आपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, उनमें से आई थिंक आपने अनमोल क्वात्रा जी के साथ भी काम किया है जी। तो कैसी रही आपके साथ उनके साथ काम करने की जर्नी और हाँ, एक्सपीरियंस? अनमोल क्वात्रा एक पॉडकास्टर हैं, उनके साथ हमने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने मुझे बुलाया था और उनका था कि एक बड़े चैनल से हमने रीपर्पस चैनल बनाना है। मतलब उनका एक अच्छा खासा चैनल था, 1 मिलियन, मतलब एक बड़ा चैनल था। तो उसमें हमारा काम था कि एक 0 से नया चैनल बनाएंगे और उसको हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो एक्सपर्टीज़ है कि लोग कैसे रुकते हैं वीडियोस के अंदर, हमने बस उन्हीं पॉडकास्ट में से, उनसे कोई नया कंटेंट नहीं लिया, उन्हीं पॉडकास्ट में से कटिंग स्टार्ट किया, रीपर्पस जिसे कहते हैं। और विद इन अ पीरियड ऑफ आई गेस 40 डेज़ वो चैनल पे 40-50 मिलियन व्यूज़ थे, जो 0 से स्टार्ट किया था। एंड उस चैनल के ऊपर मोनेटाइज्ड हो गया था वो चैनल 1 महीने के अंदर ही। और आज उस पर 100 के सब्सक्राइबर्स हैं, सिल्वर प्ले बटन आ चुका है, राइट। और ये सारा काम हमने तकरीबन 50 वीडियो के अंदर किया। वाह, इम्प्रेसिव। कोई भी वीडियो को वायरल करना है तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, या क्या एल्गोरिथम कैसे काम करती है? देखिए,
अगर आपको वीडियो को वायरल करना है ना, किसी भी वीडियो को वायरल करना है, तो आपको सिंपल सा काम है कि आपको लोगों की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको एल्गोरिथम समझना पड़ेगा, ये काफ़ी भारी वर्ड हो जाते हैं। आपको सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि अगर आप स्क्रॉल करते हो तो लोग जो पिछले आधे घंटे से अपने मोबाइल में बैठा है, ठीक है, उसको आपको रोकना है, उसके थंब को रोकना है, वो स्क्रॉलिंग कर रहा है। अब वो स्क्रॉलिंग को अगर आप रोक पाए तो आपकी वीडियो पे स्वाइप अप रेशो बढ़ गया। एल्गोरिथम यानी कि सिस्टम को या फिर प्लेटफॉर्म को सिग्नल चला गया कि यार इसकी वीडियो पे लोग रुक रहे हैं। फिर आता है रिटेंशन का गेम। आपकी वीडियो में आपने क्या बोला, क्या दिखाया, क्या किया, क्या ऐसा लिख दिया जिसकी वजह से लोग रुक गए और लास्ट तक देख रहे हैं, वो रिटेंशन का गेम है। वो आ गया तो एल्गोरिथम को एक और सिग्नल चला गया कि यार मेरे प्लेटफॉर्म का ये फ़ायदा कर रहा है ये वीडियो, इसको और वायरल करो। और वायरल इन द सेंस कि और इंप्रेशंस दो और रीच दो। और यही वायरलिटी का गेम है कि आपको हम में से ना ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि हैशटैग्स क्या यूज़ करने हैं सर, बता दो। मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं, मैं जैसा मर्जी वीडियो बनाऊँ सर, मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही, व्यूज़ नहीं आ रहे। लेकिन एक्चुअल गेम उसका है ही नहीं ना। आप ये नहीं बात करके सर मैंने कंटेंट ऐसा बनाया था, ये चलेगा कि नहीं, अब ये तो पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि सारा काम है व्हाट टू मेक एंड हाउ टू मेक, क्या बनाऊँ और किस तरह से बनाऊँ। ये गेम है कि इस कैमरा में से मैं क्या ऐसा बना दूँ। लेकिन हम कहाँ पे सोचते हैं कि कैमरा में से तो भी वीडियो बन गया, अब मैं अपलोडिंग के टाइम सर मैं इसको कब अपलोड करूँ, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। आप जब मर्जी अपलोड करो। सर मैं हैशटैग कितने लगाऊं कि मेरी वीडियो चल जाए, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। आप कुछ भी लगाओ नहीं चलेगा, राइट। मैं कितने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड की स्टफिंग कर दूं जिससे मेरी वीडियो चल जाए, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि आपने सारा काम एक्चुअल में वो वीडियो बनाते हुए करना था कि क्या बोलूँ, किस तरह से बोलूँ कि लोग रुकें और लास्ट तक देखें। दैट्स इट। ये वायरलिटी का गेम है। हमारी जो 90% जो एनर्जी जा रही है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है कि बनाने के बाद। एक्चुअल में आपको बनाने से पहले प्लान करनी है चीज़ें, और जब हम ये करने लग जाएंगे तो हमारी वायरलिटी आ जाएगी। ओके तो कोई कॉमन फैक्टर होता है कि सभी वीडियोस बनाने में कि कुछ कॉमन फैक्टर हो कि हर वीडियो में ये चीज़ हुई तो वीडियो वायरल है? फंडामेंटल होंगे कि अगर आपकी वीडियो आपको वायरल करनी है तो हम बोलते हैं हमारा जो फॉर्मूला THSP फॉर्मूला पे काम कर लो। मतलब कि टॉपिक, हुक, स्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन, एडिटिंग, इसके अंदर पूरा एल्गोरिथम समाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। आप वीडियो का टॉपिक, लेट्स सपोज कि देखो आपकी वीडियो पे आप अगर आपने कभी कोई वीडियो देखी, आप अपना लास्ट जो एक यूट्यूब के अंदर आता है कि मैंने लास्ट कौन कौन सी वीडियो देखी थी, आपने वही वीडियो देखी होगी जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड होंगे। आपने ऐसी कोई भी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर आप लॉन्ग देखते हो तो क्लिक भी तब करते हो यार मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ तो मैं क्लिक करूँगा, अदरवाइज आप स्क्रॉल कर दोगे। सेम आपका शॉर्ट के साथ होता है, शॉर्ट पे भी आप तब रुकोगे या तो उस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड होगे। तो द फर्स्ट थिंग इसकी टॉपिक। तो हम हमेशा बोलते हैं कि टॉपिक ही ऐसा चूज़ कर लो जिसमें 90% ऑडियंस एक्चुअल में इंटरेस्ट रखती है। अब प्रोबेबिलिटी ही चलने की बहुत कम होगी जब आपने ऐसा टॉपिक बनाया जो आप बनाना चाहते हो। जब आप वो बनाओगे जो लोग देखना चाहते हैं तब आपकी वीडियो चलेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब हम बना ही वो रहे हैं जो हम बनाना चाहते हैं तब हमारी वीडियो कहाँ से चलेगी। राइट। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ है कि पहले बनाओ ही वो जो लोग देखना चाहते हैं। अब क्रिएटर में बहुत बड़ी असमंजस यही होती है कि यार मैं, जैसे अगर कोई हम बात करें कि कोई कोच है, कंसल्टेंट है, राइट, जैसे जिन क्लाइंट्स के साथ हम जनरली काम करते हैं, वो बोलेगा यार ये वाला ना मेरी ऑडियंस के लिए फ्रूटफुल नहीं, ये वर्थफुल नहीं है। लेकिन आपकी ऑडियंस बेसिक क्वेश्चन पूछती है, आपको लग रहा है कि आपकी ऑडियंस यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअल में उसके सवाल यहाँ पर है। उनके आप अपने कंपटीटर्स के कमेंट सेक्शन जाके चेक कर लो। हमारे में लोग आके आज ये नहीं पूछते कि सर वो मिस्टर बीस्ट की कोई स्ट्रैटेजी बताओ, या फिर कुछ ऐसा रिटेंशन कैसे आएगी, ये वर्ड भी यूज़ नहीं करते लोग ये भी नहीं पूछते सर मैं हुक में स्वाइप अप रेशो कैसे बढ़ाऊँ, सर CTR कैसे बढ़ाऊँ, ये भी नहीं पूछते। वो पूछते हैं सर हैशटैग कहाँ से लगाएं, सर कितने हैशटैग लगाएं, या वो पूछते हैं सर अपलोडिंग का टाइम कौन सा होगा, 6:06 पे एक बाबा जी ने बोला था तो वो चलेगा ना मेरा वहाँ पे जब मैं अपलोड करूँगा। तो ऑडियंस के क्वेश्चन तो यहाँ पर है। और अगर मैं अपनी यूट्यूब वीडियो इंस्टाग्राम पे बात करने लग गया इतने भारी वर्ड्स के साथ तो मेरी वीडियो चलेंगे ही नहीं। तो मुझे तो बात वही करनी होगी ना कि एक दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर कैसे करो, तो मेरे टॉपिक तो वही होंगे ना। करेक्ट। और अगर मैं उन्हें नॉलेज एक्चुअल में देना चाहता हूँ तो मैं बुलाऊंगा उन्हें वेबिनार के अंदर, मैं बुलाऊंगा एक प्राइवेट सेशन के अंदर जहाँ पर वो सुनने के लिए रेडी हैं। सोशल मीडिया पर आपकी ऑडियंस आपको सुनने के लिए आपका, अगर आज आप ये सोच के बैठे हो कि मैं अपनी ऑडियंस को नॉलेज देने वाला हूँ तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। मतलब मैं सब बोल रहा हूँ जो कंटेंट बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग नॉलेज लेने के लिए नहीं आए हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक्चुअल में इंस्टाग्राम, अगर मैं आपसे बात करते करते या बात करने के बाद मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ तो मैंने नॉलेज लेने के लिए थोड़ी ओपन कर दिया था, राइट। वहाँ पे क्यों मेरे को कोटा क्लासेस दिखा रहे हो पूरी,
वहाँ पे तो मैंने जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए खोला था यार, थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, राइट। और वहाँ पे अगर मुझे कैलोरीज बर्न करनी पड़ रही है, मेरे को दिमाग लगाना पड़ रहा है आपकी वीडियो को समझने के लिए, तो हो गया काम। इसीलिए तो हुक काम में आता है, इसीलिए तो बोला, वो पहले वर्ड चला था ना, इंफोटेनमेंट, राइट, कि एंटरटेनमेंट भी दे दो और इन्फॉर्मेशन भी दे दो। तो आपकी वीडियो की स्टार्टिंग हुक ऐसी होनी चाहिए, लोगों को रोक ले, राइट। वो एक बार लगे चलो देखते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपका बॉडी कॉन्टेस्ट में थोड़ा नॉलेज होगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा, लास्ट में एक सीटी होगा, ऐसे ही रील्स चलती हैं, राइट। ये जो समझ गया वो उसका वायरलिटी पक्का है। परफेक्ट। तो ये कैसे पता चलेगा कि ऑडियंस क्या चाहती है, क्या देखना चाहती है? हम ऐसे कैसे रिसर्च कर सकते हैं? आपकी ऑडियंस आपसे बेवकूफ़ों वाले क्वेश्चन पूछना चाहती है। पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा, आप ना अपनी ऑडियंस के लेवल पर अगर आपको आना है, ये मैं खुद के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रहा था और उसके बाद मेरे को समझ में आया कि यार ऑडियंस ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी वीडियोस नहीं देखना चाहती। कोई भी नीश है, स्टॉक मार्केट नीश है, फाइनेंस नीश है, डॉक्टर नीश है, वॉट एवर द नीश है, ठीक है, आप जाओ अपने 10 कंपटीटर्स के चैनल्स के ऊपर, उनके मोस्ट पॉपुलर वीडियोस उठा लो, वो क्वेश्चंस होंगे जो आपकी नीश के बेसिक क्वेश्चंस होंगे। अगर एक डाइटिशियन है तो डाइटिशियन का आज भी बेसिक क्वेश्चन, या उसे बोलते हैं मोस्ट रेलेवेंट, या सीड कीवर्ड, या फिर आप बोलोगे मोस्ट सर्चेबल कीवर्ड, ये तीनों चीज़ें होंगी आपकी नीश में, बस और कुछ नहीं होगा। वो मोस्ट पॉपुलर में आपको मिलेंगे। जैसे एक डाइटिशियन का आपके हिसाब से क्या होगा? सिंपल, हाउ टू लूज वेट। हाउ टू लूज वेट, दुनिया आज भी लोग यही पूछ रहे हैं। इसके अंदर की साइंस नहीं पूछेंगे, इसके अंदर का कुछ कोई भारी वर्ड, साइंटिफिक मेडिकल वर्ड नहीं पूछेंगे। हाउ टू लूज वेट मतलब हाउ टू लूज वेट, यही है आपका बेसिक, वो यही देखना चाहती है। उसके बाद अगर कोई कुकिंग चैनल है तो आज भी ट्रेंडिंग में सबसे मोस्ट सर्च कीवर्ड हाउ टू मेक रसगुल्ला ही इंडिया में चल रहा है। मोमोज नहीं इतने ज़्यादा सर्च हो रहे, वो हाउ टू मेक रसगुल्ला की अगर रेसिपी फॉर एग्जांपल के लिए सर्चेबल है तो वो मोस्ट सर्चेबल आपको वही मिलेगा। तो हर नीश का मोस्ट जो सर्चेबल है, मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, वो बेसिक क्वेश्चन ही है। तो आप अपने 10 कंपटीटर उठा लो, उनका मोस्ट पॉपुलर चेक कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑडियंस यहीं पे है। और अगर आपको फिर भी ये मेरी बात पे यकीन ना हो कि आपकी ऑडियंस बेसिक नहीं, मेरी ऑडियंस तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, मेरी आपकी स्टॉक मार्केट नीश है, तो वो आज भी वही पूछ रही है कि सर कोई ऐसा स्टॉक मैं कहाँ से ढूंढूं जो मेरे को 100 गुना रिटर्न दे। बेसिक क्वेश्चन वहीं पर अटके पड़े हैं। जो 1% ऑडियंस जो बहुत समझदार है, उनके लिए जो आप कंटेंट बनाना चाह रहे हो वो आप सोशल मीडिया पे बनाओगे तो आप नीश ऑडियंस में रह जाओगे। आपके 2000-3000 से व्यूज़ ज़्यादा बढ़ने नहीं वाले। अगर आपको चाहिए कि मेरी वीडियोस वायरल जाएं तो आपको मास क्वेश्चन जो हम बोलते हैं, जो हर कोई, जो 5 साल से लेकर 50 साल के अंकल को भी समझ में आ जाए, वो क्वेश्चन आपको उठाने पड़ेंगे। मोस्ट पॉपुलर चेक कर लो, उसके बाद अपने कंपटीटर्स के कमेंट सेक्शन चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ऑडियंस जानना क्या चाहती है। और अगर स्टिल एक तीसरा चीज़ भी बता देता हूँ, आपको अपने 10 टॉपिक्स ढूंढने हैं कि नेक्स्ट मैं कौन से 10 टॉपिक बनाऊं मैं, जो मेरे से चलने वाले हो, जो मेरी नीश में चलने वाले हो। आप एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक एक हम बोलते हैं कि अपने, अगर आपके कंपटीटर के, आप एक कंपटीटर के चैनल के ऊपर गए तो आपके कंपटीटर के व्यूज़ आ रहे हैं, लेट्स सपोज अपने एवरेज लास्ट 10 वीडियो, रिसेंट के लास्ट 10 वीडियो देखे तो आपने देखा कि 20,000 व्यूज़ आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 20,000, 30,000, 35,000 चल रहे हैं, तो 20,000 व्यूज़ एवरेज है। तो 20,000 आपने देखा तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब हर वो वीडियो जिसपे आपके कंपटीटर के 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, वो टॉपिक आप भी बनाओगे। तो आपको एक कंपटीटर से 10 टॉपिक मिलेंगे, 10 कंपटीटर से 100 टॉपिक मिलेंगे, और ये वो टॉपिक होंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी चलने की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी ऑडियंस देखना यही चाहती है। इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। आपकी ऑडियंस आज आप बनाओगे, कल बनाओगे, टॉपिक इन्हीं पे आपके व्यूज़ आएंगे, बाकी सब पे आपके एवरेज से भी कम व्यूज़ आने वाले हैं। सिंपल है ये वाला मैथ। ओके, ऑसम। तो हमें इंटेलेक्चुअल कंटेंट नहीं बनाना, हमें वो कंटेंट बनाना जो ऑडियंस देखना चाहती है, जो देखना चाहती है। तो दैट इज़ अ रीज़न कि आजकल जैसे कुछ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, डोली चाय वाला, या फिर एक इन्फ्लुएंसर है जो बोलता है 10 रुपये का बिस्कुट कितने का मिलेगा। तो दैट इज़ अ रीज़न कि उन्हें पता नहीं है, बट वो कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपने चैनल्स पे और उनका कंटेंट वायरल जा रहा है। डोली चाय वाला का कंटेंट को जब आपने देखा था पहली बार तो सबने क्रिंज बोला था, राइट। आज वो दुबई में रहता है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसकी फ्रेंचाइजी ओपन हो रही है। उसने रिसेंट में एक पोस्ट डाला था, एक न्यूज़ आ रही थी कि उसने डाला तो 1500 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी की इंक्वायरीज आ गई। Oh my God! भाई साहब, किस ब्रांड को आ रही है 1500 से ज़्यादा इंक्वायरीज? ये कंटेंट की पावर है जिसको अपन क्रिंज बोलते हैं। Correct. जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरी डिग्री वेस्ट हो गई जब मैं डोली चाय वाला को देखता हूँ। वो एक्चुअल में आप गेम नहीं समझ पा रहे हो कि अभी जो ट्रेंड आने वाला है वो किस चीज़ का है। बात ये नहीं है कि हमें
अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी इसी वीडियो के नीचे अगर ये रील कट रही है तो लोग ऐसे बोल रहे होंगे कि क्या हम चाय बनाना स्टार्ट कर दें, क्या हम ये डांस करने लग जाएं, क्रिंज बन जाएं कंटेंट के लिए। नहीं, ये कौन कह रहा है? आप अपनी जर्नी को भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, आप कैमरा भी नहीं उठा रहे ना, आप ऑडियो, आप सिंपल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहे, आप एक साल में 10 वीडियो भी नहीं ढंग से बना रहे, तो आप उनके साथ जैसी एक्सपेक्टेशन भी मत रखो कि आपका वैसा कुछ चलेगा। ठीक है, तो लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, ये इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और अगर आप इंटेलेक्चुअल, आप बढ़िया, आप वैल्यूएबल कंटेंट बनाना चाहते हो तो आप मास ऑडियंस के हिसाब से मिक्सचर करके उनके सामने सर्व करो। लोगों को कैलोरीज बर्न, आप देखो, आप मुझे ये बताओ, अगर कोई स्टॉक मार्केट वाला कंटेंट बना रहा है तो आपके हिसाब से एक इंस्टाग्राम या टिकटॉक प्लेटफॉर्म या वॉट ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, तो फ्लैक्स वाला कंटेंट चलेगा जहाँ पर एक बहुत अमीर आदमी बैठा अपनी गाड़ियों में, वो उसकी ज़्यादा फॉलोइंग होगी, या वो पर्सन वैसा चलेगा जो बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज दे रहा है और उसकी नॉलेज में भी काम की भी हो एक्चुअल में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्यूज़, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी वो फ्लैक्स वाला ज़्यादा चलेगा। उसका रीज़न है क्योंकि लोगों को वो लाइफ जीनी है, राइट? लोग वैसा देखना चाहते हैं। हमारे पास एक बिजनेस कोच थे, वो टी शर्ट में वीडियो बना रहे थे। आप समझ रहे? बिजनेस कोच जब टी शर्ट में वीडियो बनाएगा, व्यूज़ आ जाएंगे लेकिन फॉलोअर नहीं आएंगे, क्योंकि वो आप में वो नहीं देख पा रहे हैं जो एक्चुअल से, वो एक्चुअल में यहाँ पे सारा गेम परसेप्शन का है। अगर मैं इस पॉडकास्ट में ये ब्लेज़र डाल के बैठा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरे को लोग वैसा परसीव कर कि यार ये ना, ठीक है, थोड़ा कोच टाइप लग रहा है, ये थोड़ा समझदार लग रहा है। अगर मैं टी शर्ट पहन के बैठता तो वैसे ही लोग अट्रैक्ट करता, करेक्ट, राइट? तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप परसेप्शन कैसी लोगों के सामने अपनी बिल्ड करना चाहते हो। वैसा अटायर आपका होना चाहिए, वैसा आपके वर्ड्स होने चाहिए, वैसे आपकी बातें होनी चाहिए, राइट? अगर आप चाहते हो कि, ठीक है, हम अक्सर ये बात करते हैं कि जिसको ये गेम समझ में आ गई कि कंटेंट चलता कैसे है और आज उसका डाउनफॉल भी हो गया, लेट्स सपोज के ध्रुव राठी का डाउनफॉल आज हो गया, ठीक है, या फिर कोई और क्रिएटर है, सौरभ जोशी मान लेते हैं, सौरभ जोशी का आज डाउनफॉल हो गया, और वो क्या करेगा? क्या वो बैठ जाएगा? उसको अगर नॉलेज है कि वायरलिटी कैसे करनी है, वो सलमान खान को भी अपने व्लॉग में लेकर आ जाएगा और फिर से रिटेंशन लेकर आ जाएगा अपने, ठीक है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। वो व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग उनके साथ बनाएगा, वो पे कर सकता है। आप एलवी यादव के एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो उन्हें ये मालूम है कि लोगों के सामने कैसे वायरलिटी काम करती है लोगों के माइंड में और कैसे परसेप्शन छोड़ती हैं, ठीक है। लेकिन हम हैं कि हम उन्हीं चीज़ों में, बेसिक क्वेश्चंस में उलझे पड़े हैं। ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करना चाहते हो तो थोड़ा सा अपना परसेप्शन के ऊपर, कि लोग आपका परसेप्शन कैसे लेंगे वैसा आपको स्ट्रगलर दिखाना है। अच्छा, अब ये भी बात है कि अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, अब आप बोलो मैं फ्लैक्स कर सकता हूँ, ठीक है, ना मैं कुछ महंगी गाड़ियाँ दिखा सकता हूँ, ना मेरी लाइफ में कुछ अच्छा है, ठीक है, अब ना मेरे पास ज़्यादा पॉडकास्ट करने वाला स्टूडियोज़ है, ना मेरे में स्टूडियोज़ है, ना महंगे कैमराज, तो मैं दिखाऊं क्या? आप स्ट्रगल दिखाओ, आप एक्चुअल लोगों को स्ट्रगल दिखाओ। लोगों को स्ट्रगल में भी मज़ा आएगा, लेकिन उसको भी एंटरटेनमेंट में दिखाओ। एक व्लॉग था, मैं बहुत टाइम पहले देख रहा था, कोई झारखंड बिहार साइड का वो व्लॉग चैनल होगा। वो बच्चा या एक मेरे जितना ही वो था उनकी एज, तो वो ये दिखाते थे, वो साइकिल पे सुबह जाते थे और वो ये दिखाते थे कि आज मैंने कितने के क्रीम रोल्स बेचे और हर वीडियो पे लाखों में व्यूज़ हैं। लोग उनके स्ट्रगल को देखना चाह रहे हैं। उनका घर, आप यकीन मानो, उनका घर था वो जैसे लकड़ियों से बना होता है, तो वो लकड़ियों वाला घर दिखाते थे, काइंड ऑफ, जो सड़क के किनारे कहीं होता नहीं, तो वहाँ पे रहते थे और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, और उसको वो व्लॉग मैन में, मिनी व्लॉग्स जिसे अपन कहते हैं, और बहुत ही क्रिस्प एंगल से दिखा रहे हैं 60 सेकंड के अंदर कि आज मैंने कितने क्रीम रोल बेचे, कितना प्रॉफिट हुआ, अरे यार आज तो मेरा मोबाइल टूट गया। तो वो ऐसे दिखा रहे हैं और लोग देख रहे हैं स्ट्रगल उनका, राइट। तो आपको अगर कंटेंट की समझ है, वायरलिटी की समझ है, तो आप अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ को भी दिखाओगे तो आपका कंटेंट चलेगा ही चलेगा। बस आपको कंटेंट की थोड़ी समझ रखनी पड़ेगी। ओके, जैसे सौरभ जोशी है, तो सौरभ जोशी जैसे वीलॉगर्स का डाउनफॉल क्यों नहीं आता? क्या स्ट्रैटेजी वो यूज़ करते हैं? सौरभ जोशी ने अपना व्लॉग चैनल चलाया है 3-4 चीज़ों की वजह से। पहला, उसने करेक्टर को एक स्क्रीन टाइम दिया है, उसमें वो वन मैन आर्मी काम नहीं करता।
हम क्या करते हैं कि हम वन मैन आर्मी व्लॉग चैनल बना लेते हैं, ना मेरे मम्मी बीच में आ सकते हैं, ना मेरे पापा बीच में आ सकते हैं, ठीक है, उनको तो पता भी नहीं लगना चाहिए मेरा व्लॉग चैनल है, ठीक है। तो ऐसा स्टार्ट करते हैं। सौरभ जोशी का करेक्टर्स आप देखोगे, पीयूष आ जाएगा, कुणाली आ जाएंगे, ठीक है, फिर उसके दादी आ जाएंगे। अगर आप इसको, ये वेब सीरीज चल रही है, हर किसी को 2-2 मिनट का स्क्रीन टाइम मिल रहा है, हर कोई हैज़ अ ऑडियंस। मेरे मम्मी शायद उनके मम्मी के साथ रिलेटेबल फील करते हैं, मेरा छोटा भाई पीयूष के साथ रिलेटेबल फील करता है, मैं सौरभ जोशी के साथ रिलेटेबल फील कर रहा हूँ, तो वो पूरा एक एपिसोड चल रहे हैं। दूसरा फैक्टर सौरभ जोशी के चलने का ये था कि उसने जितनी कंसिस्टेंसी से कंटेंट डाला है, उसने ऑडियंस को ये हो गया था कि यार स्टार प्लस पे एपिसोड आए ना आए, इसका व्लॉग आज ज़रूर आएगा उतने बजे। ये कोविड के टाइम पे हो रखा था, क्योंकि हर कोई देख रहा था चैनल उसका, उसी टाइम उसका सबसे बड़ा अप गया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी है, ठीक है। उसके बाद वो करेक्टर्स को प्रॉपर स्क्रीन टाइम देते हैं। थर्ड, अभी जिस वक्त हम इस पॉडकास्ट को बना रहे हैं, उनकी शादी होने वाली है। क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी वाइफ को, मास्क लगा के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इट मीन्स स्ट्रेटेजिकली उन्हें पता है कि पहले मास्क से व्यूज लूंगा कि अपना चेहरा रिवील नहीं हो रहा, लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी है, कौन होगी वाइफ, अच्छा वाइफ होगी तो कैसी होगी, लड़ने वाली होगी या ऐसी होगी, अच्छा फिर वो जो 2 पहले लड़कियां उनके जिंदगी में आए थे जो रिसेंट वाले व्लॉग में थे, कोई बोल रहा है ये होगी उसकी वाइफ, कोई बोल रहा है वो होगी, तो लोग उनके लिए अलग वीडियो बना रहे हैं, क्यूरियोसिटी पूरा चल रहा है। किसी किसी वीडियो में हल्का सा वो बीच में जानबूझकर वो भी थोड़ा सा आवाज़ से, वॉइस से हिंट भी दे रहे हैं कि लोगों को और क्यूरियोसिटी। और जब वाइफ आ जाएगी, शादी वाला व्लॉग देखना हिट करेगा, यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में नंबर 1 जाएगा जिस दिन उनकी शादी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर एक नया करेक्टर आ जाएगा उनके पूरे व्लॉग्स में, उनकी वाइफ, फिर उनके अराउंड पूरी कहानी चलेगी, जैसे स्टार प्लस पे पहले पूरे एपिसोड के। ये व्लॉगिंग की दुनिया है। अब व्लॉगिंग की दुनिया में लोग यही तो चाहते हैं ना कि लोग आपकी अपनी, मतलब वो घर बैठ के आपकी ज़िंदगी जिएं, आप उन्हें इंटरेस्टिंग लाइफ दिखा सकते हो तो दिखाओ, मज़े वाली, लड़ने वाली, लोगों को फ़न चाहिए ना। व्लॉगिंग की तो ऑडियंस वही है ना, फैमिली ऑडियंस है ये, आई गेस। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये इसलिए बता पा रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे हाउसवाइफ्स आते हैं हमारे कोर्स में, हमारे पास लीड्स में, तो बोलते हैं कि मेरे को, और सबसे आसान चैनल उनको लगता है कि व्लॉग चैनल है, लेकिन एक्चुअल में सबसे मुश्किल चैनल ही व्लॉग चैनल है, क्योंकि उसमें सुबह से लेकर रात तक कंटेंट को शूट करो और उसमें से देखो क्रिस्प मैं क्या दे सकता हूँ, क्या लोगों के सामने डाल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया रैंडम। तो वो सबसे पहले आके अपने कंडीशंस रखते हैं कि ना मेरे आएंगे हस्बैंड बीच में, मैं भी थोड़ा फेस कम ही दिखाऊंगी तो मैं तो बस कुकिंग और ब्लॉगिंग को मिक्स करके कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चलेगा। आप बनना सौरभ जोशी चाहते हो, लेकिन वैसा कंटेंट हम नहीं अपलोड कर पाएंगे, वहाँ पे मेहनत बहुत है। ओके तो लाइक जैसे आपने बोला कि अब बहुत सारे बंदे चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तो बिना चेहरा दिखाए लाइक पॉसिबल है कि यूट्यूब से या किसी इंस्टाग्राम से करोड़ों रुपए कमाना और इतना बड़ा चैनल ग्रो करना? 3-4 चैनल बनाता हूँ, आप करोड़ों रुपए यूट्यूब से कमा सकते हो। ओके फेसलेस चैनल्स ही होंगे, चेहरा भी नहीं दिखाना है। पहला, आप आज की तारीख में हॉरर कंटेंट बना दो। ओके हॉरर की डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है इंडिया में। क्राइम थ्रिलर बना दो, बहुत सारे ऐसे चैनल है क्राइम थ्रिलर के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट चल रहा है, और ये फेसलेस है। एआई का भी हेल्प ले सकते हो, एआई की वजह से तो और बढ़िया चलेगा। माइथोलॉजी अगले 5 साल इसी के हैं। स्पिरिचुअल नीश, ओशो पहले नहीं चलते थे, अब चल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड है, अगले 5 साल इसी के हैं। और ये, अच्छा मैं आपको एक और बताऊं, एस्ट्रोलॉजी नीश आज से 2-4 साल पहले किसी को ज़्यादा नहीं पता था, आज देखो एस्ट्रोलॉजी नीश कहाँ से, क्योंकि ये ट्रेंड है। एस्ट्रोलॉजी नीश का भी, ये 3-4 चैनल है ना, एक दूसरे से वैसे जुड़े हुए हैं। हॉरर, क्राइम थ्रिलर, माइथोलॉजी और ये टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल, जो मैंने आपको बताया, ये वाला जो नीश है बहुत ज़्यादा अप जा रहा है इंडिया की मैं बात करूँ। और ये सब के सब चैनल फेसलेस बन रहे हैं, इसमें बनाओ। और एवरग्रीन चैनल हमेशा से फैक्ट चैनल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ नया आता रहता है। इन 4-5 टाइप ऑफ निश्चय से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, हमने खुद कमाए हैं करोड़ों, चलो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हमने कमाए हैं। और जब ये वाले चैनल ख़त्म भी हो जाएंगे ना, तब आप इनको सेल करके भी कमा लोगे। ओके फेसलेस चैनल से तो क्या ये पॉसिबल होता है कि एक चैनल हो जिसमें मल्टीपल नीश हम एक साथ इकट्ठे करके बना सकें, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी प्लस हॉरर प्लस फैक्ट? आपकी बातों में कितना दम है, आपकी बातों से लोग कितना रिलेटेबल फील कर रहे हैं, ये उससे डिपेंड करता है। ओके अगर लेट्स सपोज कि आपकी अगर एक करेक्टर है, लोग उसे सुनना चाहते हैं, वो उससे अलग अलग, जैसे संदीप महेश्वरी है, राइट,
काइंड ऑफ चैनल, तो उनसे वो मोटिवेशन भी सुनना चाहते हैं, उनसे फाइनेंस की बात भी सुनना चाहते हैं, तो उनसे हर कुछ कोई सुनना चाहता है। अभी तो थोड़ा डाउनफॉल है उनका, लेकिन जब अब था तो हर कोई वो कितना रिलेटेबल फील करते हैं आपके अगेन परसेप्शन की बात आ गई। आपके लिए वो इंसान अगर वैसा है कि यार ये परफेक्ट है, ये जो बताएगा इसकी एडवाइस तो लास्ट एडवाइस होती है, ठीक है, तो आप उससे कुछ भी सुनना चाहोगे। जैसे हम अपने बोलना नहीं चाहिए बाबाओं से सुनना चाहते हैं जो किसी को भी मानते हैं, तो वो सब टॉपिक पे ऊपर बोलते हैं, वो पॉलिटिक्स के ऊपर भी बोलते हैं, वो फैमिली वाली इश्यूज़ के ऊपर भी बोलते हैं, वो बिजनेस के ऊपर भी बोल जाते हैं, ठीक है, तो वो हर चीज़ के बारे में बोलते हैं, क्योंकि हम उनसे हमारे कि बाबा जी ने बताया तो हमारे माइंड में परसेप्शन उनकी वैसी है ना, तो वो तो सही बताएंगे ना, उनके तो वर्ड लास्ट वर्ड है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप एक नॉर्मल यूट्यूबर, आपको पता है कि आपकी बातें ज़्यादा डेप्थफुल नहीं है, जैसे मैं मानता हूँ कि मेरी बातें ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, तो हम फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं कभी भी ज़्यादा वीडियोज़ अकेले नहीं बनाता जहाँ पे मैं बस कैमरा में देख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे को ज़िंदगी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए मेरी बातों में वो डेप्थ नहीं है, और जब तक डेप्थ नहीं है लोग मेरी अकेले की वीडियो नहीं देखेंगे, और जब मैं थोड़ा एज्ड हो जाऊंगा, थोड़ा लगूंगा चेहरे से, तब लोग मेरी बातों में, और मेरे को ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हो जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, डेप्थ आ जाएगी, फिर मेरी अकेले वीडियो भी चलेंगी। अभी मैं 2 कैरेक्टर्स के साथ बना रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे देखो कोई आ रहा होगा, या फिर मेरे हाथ में प्ले बटन्स होंगे, तो वैसी वीडियोज़ हम रिटेंशन वहाँ से लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप वैसे मेरे जैसे बंदे हो तो मैं बोलूँगा कि आपको मेरे जैसा काम करना चाहिए। मल्टीपल मत बनाओ, एक पे बनाओ, और उसमें भी फॉर्मेट्स क्या होते हैं, एक चीज़ है फॉर्मेट्स में कुछ भी बनाने के वे में लास्ट तक रिटेंशन आएगी, वो फॉर्मेट है। जैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर्मेट कैसे अगर आपके 1000 व्यूज़ आ रहे हैं तो 1000 से 1 लाख आएंगे सेम टॉपिक के ऊपर, जस्ट आपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैं बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करें, यहीं पे बैठ के मैंने बता दिया। पहला ये था, ये नहीं चलेगा। अब मेरे पीछे 7 प्ले बटन्स लग रखे हैं, या फिर मेरे पीछे 2 बंदे खड़े हैं, उनके हाथ में 2 प्ले बटन्स हैं। अब मैं सेम कंटेंट को बता रहा हूँ, ठीक है, अब आप उस वीडियो पे रुकोगे क्योंकि पीछे लोगों ने प्ले बटन्स पकड़ रखे हैं, ठीक है, या फिर इधर से एक बंदा आएगा, वो पूछेगा सर आपने तो इतने सारे प्ले बटन्स ग्रो कर लिए, अब मुझे भी कुछ बताओ ना, नाउ मैं उसे बता रहा हूँ, ठीक है, अब वो वीडियो चलेगी। ये फॉर्मेट प्ले किया हमने, ओके। और दोनों चीज़ों में जो पहले मैं अकेला बैठ के बना रहा था और अब अलग ऐसे फॉर्मेट में बना रहा हूँ, दोनों चीज़ों में मैंने सेम ही बोलना है, सेम ही नॉलेज देनी है, लेकिन चलेगा दूसरे वाला। अगर मैं आपको एक और अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 10 लाख रुपए महीना कैसे कमाएं, ये टॉपिक है। एक बंदा वीडियो बना रहा है गार्डन के सामने खड़ा रहकर, दूसरा बंदा वीडियो बना रहा है लैम्बोर्गिनी के सामने खड़ा रहकर, आप कौन सी वीडियो देखोगे? लैम्बोर्गिनी वाली। फॉर्मेट है ये, और कुछ नहीं है, फॉर्मेट है। ये हुक भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन ये फॉर्मेट है। ओके। ये ऐसे ही सोशल मीडिया काम करता है, यही सोचना है आपको सोशल मीडिया में वीडियोस चलाने के लिए, और कुछ नहीं सोचना है। तो एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है लोकोमोटो, क्या वो भी ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं? बिकॉज उनकी जितनी भी वीडियोस होती हैं, या तो कहीं पे वो कांच तोड़ रहे हैं, या पे कोई सोना पहन के बंदे आ रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं यार इतना सोना पहन के कहाँ जा रहे हो। हाँ, एक्चुअल में देखो लोकोमोटो इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्ट गेम। उन्हें वीडियोस मालूम आता है, वो 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये मैं बताता हूँ कि वो चार्ज करते होंगे बड़े आराम से, मैं यहीं पे बैठ के बता रहा हूँ एक वीडियो के लिए, ठीक है, मे बी अभी उनका चार्ज ज़्यादा हो गया, और इन रिटर्न वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए की भी सेल देते होंगे उस दुकानदार को। इतना उनका इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस यानी कि इतना उनके वीडियोस चलती हैं। क्या करते हैं, उन्हें समझ में आ गया, अब उन्होंने टीम भी रख ली है, वो भी सेम फॉर्मेट करती है। जाएंगे किसी, अब यहाँ से वो घुसेंगे, ये अपने को रोक देंगे कैमरा में आते ही, ओ ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, काले काम कर रहे हो, ये कहाँ से आते ही कुछ ना कुछ फोड़ देंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि हुक कैसे क्रिएट की जाती है। हुक यानी कि किसी को रोकना कैसे? अपनी, वो स्क्रॉल करते करते रोका ना किसी को, हर कोई तो स्क्रॉल कर रहा है, और जो ऑडियंस भी अपने मोबाइल पे बैठी थी, वो भी कौन सा नॉलेज लेने बैठी थी, उसको भी तो वो कब से ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी बैठ के, और मिल गया उसको, और जब वो मिला वो पूरी वीडियो देखेगा। अब वो सोने की दुकान पे गया है, लूट, उसकी पहली वर्डिंग क्या होती है, लोगों को उल्लू बना रहे हो क्या, लूट रहे हो क्या। अब लोगों को तो चाहिए कंट्रोवर्सी, लड़ाई। हाँ करेक्ट। और खेलते भी वो विजुअल में है, ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिया, जाते वो खेलते विजुअल में, उनके हाथ में जनरली पैसे होते हैं, आपने देखा होगा। हाँ। ये लो पैसे, लेकिन मेरे को ये प्लॉट दे दो, 1 लाख रुपए में आपने वादा किया था, दो मेरे को प्लॉट 1 लाख, ये लो मेरी गाड़ी की चाबी। वो विजुअल है, इसे हम हुक में विजुअल हुक बोलते हैं। और इंटरनेट पे 80% से ज़्यादा जो वीडियो वायरल है उनमें विजुअल हुक होता है, कि कुछ ऐसा दिखा दो जिससे लोग आपकी वीडियो में रुक जाएं।
ये वायरलिटी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक बंदा है, उसने आके अपनी बाइक गियर दी, बाइक को जलाने लग गया और लास्ट में प्रमोट करा किसी के फ़ोन को। हाँ, एटलीस्ट मैं रुक गया कि देखने की क्या हो रहा है। वो एडिटिंग से हुक क्रिएट किया कि अगर आप विजुअल हुक नहीं दिखा सकते तो एडिटिंग से विजुअल हुक दिखा दो, हाँ करेक्ट। वो चीज़ है। तो जिस बंदे को भी आजकल जैसे कोई भी चैनल शुरू करना है, तो वो कंटेंट को देखे कि क्या चल रहा है, या वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनाए। देखो, आप नीश वो चूज करो जिसके बारे में आप रात को उठकर भी बोल सकते हो। ओके। ये बोला जाता है। अगर आपका है कि आप बहुत डेस्परेट हो, पैसा कमाना है, यूट्यूब से मैं आ जाऊंगा, तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपका लक है, और वो मैंने इतने सालों में बहुत कम लोगों का देखा है जिनका लक चला है, ठीक है, उनका जिनका चला भी है, शायद उनके कुछ फैक्टर्स रहे होंगे जो हिडन है, जो हमारे सामने नहीं आए, लेकिन उनका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा यूट्यूब कंटेंट में, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, इसलिए उनका पहला वीडियो वायरल गया। लेकिन जनरली 99% के साथ ऐसा नहीं होता। तो आप एक ऐसा नीश चूज कर लो जो जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हो, बिना रुके बोल सकते हो और कभी भी बोल सकते हो। फिर आपको पैसा लेट भी आएगा तो भी आप उसे कंटिन्यू देर तक कर लोगे, ठीक है। जैसे मैं एक स्टेटस हर 10 दिन में लगा देता हूँ अपने, या स्टोरी में बोल दूंगा या डाल दूंगा कि पिछले 8 सालों से कर रहे हैं, आगे 8 साल करेंगे। ये मैं किसी के लिए नहीं डालता, अपने को रिमाइंड करवाने के लिए डालता हूँ कि गेम बहुत लंबी है। क्योंकि इससे मेरे माइंड में एक ट्रिगर जाता है, जब मैं अपने से ज़्यादा बड़े क्रिएटर को देखता हूँ अपनी सेम नीश में, तो मुझे याद आता, तो मुझे अपने आप को रिमाइंडर मिलता है कि यार ये तो अगले 6 महीने में रहे ना रहे, हमने 8 साल और करने हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये कंसिस्टेंसी का गेम है। कंटेंट क्रिएशन में अगर आपको विन करना है ना, और ये इवन बोला भी जाता है, जितने भी बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो वो ये बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी गेम में जीतना है तो आप बस लगे रहो लंबे समय तक, आप अपने कंपटीटर से वैसे ही जीतने वाले हो। तो बस हम वही कर रहे हैं। ओके। क्योंकि पिछले जब हमें तो लोगों ने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ पर भी देखना स्टार्ट किया, 2-3 साल पहले शायद ढंग से देखना स्टार्ट किया, उससे पहले भी थे हम, जानता कोई नहीं था, वहीं पे थे, वही काम कर रहे थे। लेकिन अभी जाके क्योंकि लगे रहे ना, इसीलिए हम अपने आप को रिमाइंड आगे और करवाते हैं कि अगले 8 सालों तक और लगे रहेंगे, फिर तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ओके। तो सोशल मीडिया इज ए कंसिस्टेंसी गेम, कि आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे तो एल्गोरिथम भी आपको स्पॉट करेगी। अगर आपको कोई एक टिप मिलेगी ना कि यूट्यूब को कैसे ग्रो करें, तो वो कंसिस्टेंसी की मिलेगी। हर कोई यही बोलेगा, किसी को समझ हो, वो खुद कंसिस्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी आपको कंसिस्टेंसी का टिप दे देगा। लेकिन मैं 4 बिलियन व्यूज़ के बाद ये चीज़ बोल रहा हूँ, 300 से ज़्यादा चैनल्स को ग्रो करने के बाद ये बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। ओके। 5 साल सोच के आ जाओ, आपका 5 साल पूरा अनबिलीवेबल होगा। ओके। मैं अगर आपको एक सच बात बताऊं, आपका जो क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, मैं कॉलेज में था। कॉलेज में पार्ट टाइम के लिए मैं 1200 रुपये पर मंथ पे सुबह सुबह वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो क्योंकि मेरे को वहाँ पे वो टाइम था जब जियो नया नया आया था, वहाँ से स्टार्ट किया। उस 1200 रुपये से इंटरनेट से यूट्यूब से पहला वीडियो वहाँ से स्टार्ट हुआ। और 5 साल के बाद, 5-6 साल, जितने भी साल हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर 30 लोगों की कंपनी चला रहे हैं। हुआ कैसे? कंटेंट से हुआ, और किसी चीज़ पे क्रेडिट नहीं है, बस कंटेंट की वजह से हुआ जितना भी हुआ है। तो ये जितने भी लोग कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, ये मैं इसलिए जर्नी बता रहा हूँ क्योंकि कंटेंट इतना कुछ चेंज करना है। और मैंने ऐसे ऐसे अपने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है जो लकड़ी के घर में रहते थे, जिनको मैं जानता हूँ, आज वो बंगलों में रहते हैं, गाड़ियों में जीते हैं। वो भी कंटेंट की वजह से ही हुआ है। ऐसे कितने ही लोगों को आप खुद यूट्यूबर्स को जानते होंगे जिनकी जर्नी से हम इंस्पायर होते हैं। क्यों? कैसे हुआ? कंटेंट से। लेकिन 5-6 साल के बाद, पहले किसी का नहीं हुआ। ओके। तो जैसे मैं नया चैनल शुरू कर रहा हूँ, 0 से 1 मिलियन क्या मैं 1 साल में हो जाएगा? हमने 0 से 1 मिलियन सब्सक्राइबर सबसे फास्टेस्ट जो किया है वो आई गेस 5 महीने में किया है। ओके, इम्प्रेसिव। 5 महीने, बहुत सारे चैनल्स किए, लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट वाला है। अब इसमें आपको ओवरऑल सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। 2 चीज़ें आप सीख जाओ, आपके व्यूज़ डबल होने वाले हैं। क्या है 2 चीज़ें? T&H सीख जाओ बस, SPE बाद में सीखना। टॉपिक और हुक समझ जाओ कि टॉपिक कौन सा चूज़ करूं, और हुक। टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हुक बता देता हूं थोड़ा सा। आप अपनी वीडियो में क्या ऐसा बोलो, क्या ऐसा दिखाओ, क्या ऐसा करो, क्या ऐसा लिख दो जिससे लोग रुक जाएं। चारों में से चारों चीज़, चारों में से एक चीज़, 2 चीज़, कुछ भी यूज़ करके लोगों को रोकना है। सिर्फ ये काम करने लग गए ना, आपके व्यूज़ 1000 से 10,000 आने लग जाएंगे, सिर्फ एक काम से। उसके बाद की जर्नी फिर आपको स्क्रिप्टिंग, प्रेजेंटेशन, एडिटिंग, उन पे भी काम करना है। लेकिन पहले ये 2 चीज़ें हैं।
आपकी वीडियो डबल व्यूज़ आने लग जाएंगे, ठीक है। और जब वायरल जाएंगे तो मिलियन भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। तो आजकल दो प्लेटफॉर्म बहुत हिट चल रहे हैं, एक है इंस्टाग्राम और एक है यूट्यूब। तो इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब आप किसको रिकमेंड करते हो? इंस्टाग्राम शॉर्ट्स में डेफिनेटली कुछ आने वाले टाइम में हमें लगता है कि यूट्यूब को कर जाएगा पास, ठीक है, बहुत जल्दी हमें ऐसा लगता है। यूट्यूब पे लोग रिसर्च्ड कंटेंट के लिए आएंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे को एक वीडियो, एक टाइप ऑफ कंटेंट में इंटरेस्ट आ गया, एक टाइप ऑफ नीश में, अब मैं और नॉलेज लेना चाहता हूँ फ्री में, देन वो यूट्यूब पे आएंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपको मिलेगी लॉयल ऑडियंस, ठीक है। विजिबिलिटी मिलेगी आपको इंस्टाग्राम से। अगर आप एक बिजनेस ऑनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, डिजिटल कोच हो, टाइप ऑफ इस तरह का आपको है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, शॉर्ट से स्टार्ट कर दो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे डिस्ट्रीब्यूशन, टिकटॉक, हर जगह पे शॉर्ट्स जाना चाहिए। इंस्टाग्राम आपको विजिबिलिटी बहुत जल्दी दे देगा। उसके बाद जब आपका एक विजिबिलिटी बन जाए, देन उस कंटेंट को आप लॉन्ग फॉर्म में यूट्यूब पर डालना स्टार्ट कर दो, ताकि आपसे आपकी ऑडियंस नर्चर होने के लिए यूट्यूब पे जाए। नर्चरिंग के लिए आप यूट्यूब पे डालो। पॉडकास्ट वाले मैं बात नहीं कर रहा, मैं काइंड ऑफ बिजनेस ऑनर वाले जिसको कुछ सिखाना है वो वाले कंटेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से दोनों प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए आज की तारीख में। तो ठीक है। तो जैसे यूट्यूब तो मोनेटाइज हो जाता है, यूट्यूब से तो बंदा पैसे बना सकता है, बट इंस्टाग्राम से नहीं मोनेटाइजेशन होता। तो बेसिकली पैसा ज़्यादा कहाँ पर है, यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से? इंस्टाग्राम लाखों रुपए देता है, करोड़ों रुपए देता है, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली नहीं देता है, इनडायरेक्टली देता है। इंस्टाग्राम पर अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो जो कुछ नहीं बेचते, आपको स्पॉन्सरशिप पहले मिलेंगे यूट्यूब से भी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स को जानता हूँ जिन्हें बहुत अच्छी अच्छी स्पॉन्सरशिप इंस्टाग्राम से मिलती हैं। एक एक रील का 50,000 से लेके वो 2.5 लाख रुपए तक लेते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी स्पॉन्सरशिप इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी। दूसरा, इंस्टाग्राम पे आपकी, जैसे मैंने बताया कि विजिबिलिटी तेज होती है, जल्दी होते हैं कंपैरेटिवली, तो वहाँ से आपको ये चीज़ ये एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कोई बात नहीं करता। आप जब आपके व्यूज़ आएंगे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो आपके पास पैसा स्पॉन्सरशिप से आ जाएगा, आप अपना कोई प्रोडक्ट सर्विस भी सेल कर सकते हो या फिर एफिलिएट कर सकते हो। एफिलिएट में एक ऐसी चीज़ एफिलिएट करनी है, बहुत सारे लोग ये करते हैं, कुछ भी एफिलिएट कर रहे हैं कि अच्छा होस्टिंगर एक वेबसाइट वो 90% देती है, मैं मेरी कोई भी नीश है, मैं वेबसाइट की होस्टिंग, भाई तुम्हारी ऑडियंस को नहीं चाहिए वो। मेरी ऑडियंस के जो सबसे नीडेड प्रोडक्ट है या उसके ज़िंदगी में, वो मुझे को कमीशन कम दे चलेगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा जो हर बार वो यूज़ करेगा, उसका अगर मैं कहीं से एफिलिएट ले आऊँ, वो मैं खुद नहीं कर सकता, मैं किसी तरीके से ले आऊँ, तो वो आपका इतना बहुत अच्छा इनकम सोर्स बन जाएगा इंस्टाग्राम से, ठीक है। तो यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म से आपको अर्निंग मिलता है, इंस्टाग्राम से आपको इनडायरेक्ट वे से बहुत जल्दी अर्निंग मिलता है। प्रोडक्ट सेल कर दो, स्पॉन्सरशिप से कर दो। एक लड़की है, बहुत सारी हैं लड़कियां तो इंस्टाग्राम पे, जो 7 लाख रुपए महीना कमाती है सब्सक्रिप्शन बटन इंस्टाग्राम से। ओके। वो अपनी फोटोज डालती है। एंड कितने फॉलोअर्स हैं उसके? फॉलोअर्स उसके हैं 3 लाख। ओके। 7 लाख रुपए महीना, आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। वो सब्सक्रिप्शन बटन से कमाती है। थोड़ी जो रैंडम वो पोस्टिज करती है, थोड़ी बढ़िया वाली पोस्टिज वो सब्सक्राइबर्स के लिए करती है, ओके। फोटोस की। तो लोग इससे भी कमा रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम से सब्सक्राइब का एक बटन होता है, अगर आपको मालूम हो, वहाँ से वो हर महीने, और वो हर महीने आ रहा है, वन टाइम नहीं है, हर महीने 7 लाख आ रहा है। क्यों आ रहा है? बस फोटोज तो डाल रहे हैं। लड़कियां ऐसे भी कमा रही हैं। तो जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं 10K 20K, वो कितना कमा सकते हैं इंस्टाग्राम से, और बड़े क्रिएटर्स कितना कमाते हैं? देखो, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि अपर लिमिट क्या है, तो करोड़ों रुपए की है, ठीक है। अभी हाल ही में आया था कि तन्मय भट्ट का 700 करोड़ का नेटवर्थ है, भुवन बाम का 120 करोड़ का नेटवर्थ है। ये है आपको, अच्छा ये सच नहीं होगा तो इसके आसपास होगा, ओके, ठीक है। राज शमानी, रणबीर इलाहाबादिया, भाई साहब एक पॉडकास्ट का 30-40 लाख लेते हैं। आपको ऑडियंस को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये होता है मार्केट में, ठीक है। और उसके बाद उन्हें दुबई के में घर ऑफर किए जाते हैं, ये सच बात है। बड़े इन्फ्लुएंसर्स को इतना पैसा ऑफर होता है, क्योंकि बॉलीवुड भी आज प्रमोट करने के लिए आता है इन्फ्लुएंसर्स के चैनल पे, आपने देखा है, ठीक है। तो अगर बॉलीवुड आ रहा है, बॉलीवुड आपको याद होगा कौन थे वो लोग, उनमें क्या एटीट्यूड था, वो यूट्यूबर्स को कुछ समझते नहीं थे, अब वो उनके पास आ रहे हैं, कुछ तो रहा होगा।
लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा विश्वास यूट्यूबर्स की वीडियोस पे कर रहे हैं, आपको मालूम है, राइट? मैं एक यूट्यूब चैनल है जिस्ट, न्यूज़ चैनल टाइप है, मैं उस पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, मैं आज तक पे विश्वास नहीं करता हूँ भाई साहब। ये इन्फ्लुएंसर्स की पावर हो चुकी है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स की पावर हो चुकी है। तो लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, जो छोटे वाले हैं वो अपने लेवल पे कमा रहे हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रेवेन्यू जो एडसेंस वैडसेंस आता है वो हमारे लिए शायद 10% भी नहीं होगा, 10% से भी नीचे होगा। 90% हमें रेवेन्यू इनडायरेक्ट मेथड से आता है। इनडायरेक्ट यानी कि अपने प्रोडक्ट्स, अपनी कोचिंग, अपनी सर्विसेज को सेल करके आता है, जो हम करते हैं। कल मैंने एक पोस्ट डाला था, उस पर किसी ने कमेंट किया था कि भाई तूने गाड़ी ले ली, कोर्स बेच के गाड़ी ले ली। तो उसने लिखा 1000 रुपये का कोर्स बेच के गाड़ी ले ली। मैंने लिखा 1000 का नहीं है, 10,000 का है। फिर मेरे टीम मेंबर ने नीचे कमेंट किया, भाई साहब सर 1 लाख की सर्विस भी देते हैं। तो देते हैं, राइट? अब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा किसी को, क्योंकि उन्हें है कि फ्री है सब कुछ यूट्यूब पे, एक्चुअल में नहीं है। और ये समझना पड़ेगा ऑडियंस को कि ये जस्ट मेथड ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है, हर किसी के लिए, लेकिन फ्री में आपको कुछ मिलने नहीं वाला। मेरे को नहीं पता लोग इतने अगेंस्ट क्यों हैं कोर्सेज़ के। अगर किसी ने इतने 8 साल लगाए हैं और कुछ कोर्स बनाया है, जो चीज़ आपको 8 साल में होनी है वो आपको 1 साल या 6 महीने में हो जाएगी आपका कोर्स देके, तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, पेइंग दैट मनी, राइट? और ये उस देश में है जहाँ पे हम बचपन से, जहाँ पे एजुकेशन फ्री नहीं है। फॉरेन में तो होती है, यहाँ तो नहीं थी। यहाँ पे नर्सरी पे भी पैसा दिया था, उसके बाद 12 तक पैसा दिया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए भी पैसा दिया, उसके बाद हर चीज़ के लिए तो तुम, एजुकेशन के लिए तो तुम पैसा देते आ रहे हो, फिर तुम्हें ये वाली एजुकेशन में क्या? और यहाँ पे तो स्किल सीखने को मिला है, वहाँ पे तो शायद मिला ही नहीं होगा स्किल। करेक्ट। और ये मतलब कि अगर जब हमने अपने एजुकेशन में पैसा लगाया और हमें गारंटी नहीं है कि हमें कुछ सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, एटलीस्ट इस कोर्स को देखने पर इतने कैपेबल तो हो जाएंगे, मे बी सारे ना हो बट इतने कैपेबल तो हो जाएंगे कि हम वी कैन स्टार्ट अर्निंग, तो उसमें कुछ बुरा ही नहीं है, राइट? एक बात मेरे को किसने पूछा था कि यार तुम 10,000 रुपये देते हो ये ऑफिस, मैं ऐसे ऑफिस में, तुम 10,000 देते हो ऑफिस बॉय को, 10,000 देते हो तुम अपने इस वाले एम्प्लॉय को जो पीसी पे काम कर रहा है, ये क्या है? एक सिंपल सी बात है, वो पहले जो 10,000 रुपये ऑफिस बॉय को हम दे रहे हैं वो पहले दिन से प्रोडक्टिव है, उसका हमें रेड ग्रीन नहीं लगाना पड़ रहा है कि वो, उसको सिखाना नहीं पड़ रहा है, वो पहले दिन से उसकी प्रोडक्टिविटी हमें दिख रही है। ये भाई साहब आए कॉलेज से, इनको पहले हमने सिखाया, समझाया, 3 महीने लग गए उसको पूरा ट्रेनिंग देने पे, क्योंकि वो स्किल कहने के लिए ग्रेजुएशन करके आए थे लेकिन मार्केट के हिसाब से कोई स्किल नहीं लेकर आए थे, तो पहले दिन से प्रोडक्टिव ही नहीं थे जी, राइट? ये डिफरेंस है हमारे एजुकेशन में, इसीलिए आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे, स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी, उस पर इन्वेस्ट करो, अदरवाइज तो फिर ऑफिस बॉय जितनी ही सैलरी होगी, सच बात तो ये है, क्योंकि आप में प्रोडक्टिविटी नहीं है मार्केट के हिसाब से। आज के टाइम पे शॉर्ट फॉर्म से कंटेंट से शुरू करना चाहिए, लॉन्ग फॉर्म से? अगर आप एक बिगनर क्रिएटर हो तो आपको शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है। पहले किसी को 30 सेकंड रोकना सीख लीजिए, फिर उसके बाद अपन 3 मिनट रोकना सीखेंगे, ये सीधा सा मेथड है। आपको रिटेंशन का गेम समझना है कि एल्गोरिथम का फायदा करना है। एल्गोरिथम का फायदा कैसे कर सकते हो? उस प्लेटफॉर्म का फायदा कि आप उसको बस एक ही चीज दोगे, उसके यूजर को उसके प्लेटफॉर्म पर रोक के रखोगे जैसे मर्जी, और वो बदले में आपको बहुत सारी वायरलिटी दे देगा। तो पहले शॉर्ट से ये सीख लो, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड, फिर उसके बाद लॉन्ग पे ये सेम रूल को अप्लाई करना। सिंपल सा मैथ है, और फिर आपको इजी भी होगा, कॉन्फिडेंस भी आपको मिल जाएगा शॉर्ट्स से, क्योंकि जल्दी व्यूज आते हैं शॉर्ट्स में, ठीक है? शॉर्ट्स में ऐसा है कि आप बेकार से बेकार वीडियो बनाओगे ना, आपको 1000 व्यूज आ जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, अच्छा 1000 बंदों ने देख लिया। लॉन्ग पे ऐसे नहीं होता। लॉन्ग पे तो बहुत लोग अभी, क्योंकि शॉर्ट्स आने की वजह से बहुत मतलब मैंने भी लॉन्ग देखना कम कर दिया, आपने भी लॉन्ग देखना कम कर दिया होगा जब से शॉर्ट्स आए हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से ना लोग बहुत सोच समझ के किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं कि अगर लग रहा है कि यार अच्छी वीडियो होगी या मेरे मतलब होगी तभी क्लिक करूंगा, तो वो वहाँ पर आपको थंबनेल सोचना पड़ेगा, ठीक है? वहाँ पर आपको इंट्रो सोचना पड़ेगा, वहाँ पर आपको लास्ट तक रोक के रखना पड़ेगा, टाइटल बहुत दिमाग लगा के सोचना, लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी CTR बढ़ता है, तो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत है। तो इस चक्कर में कहीं लॉन्ग पे सीधा आने के चक्कर में आप जल्दी क्विट ना कर जाओ, क्योंकि 97% लोग क्विट कर जाते हैं, 3% ही क्रिएटर हैं जो ग्रो करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंसी से काम करते रहते हैं। तो शॉर्ट्स से बजाय अगर आप लॉन्ग जल्दी कर लोगे तो आप क्विट जल्दी कर जाओगे, ये मेरे को डर है और ये डेटा भी बोलता है। इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप शॉर्ट्स पहले कर लो क्रैक, फिर लॉन्ग पे आ जाना।
एंड कई बोलते हैं कि जैसे टिकटॉक बैन हो गया, इंस्टाग्राम भी बैन हो सकता है, यूट्यूब भी बैन हो सकता है, क्या ये ट्रू है? 100%। अभी बात हो रही थी, अभी देखो ट्रम्प कल को बोल दे इंडिया में नहीं चलेगा, भाई साहब वो बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ही कर लोगे, प्लेटफॉर्म तो बाहर का, वैसे नहीं हो सकता ऐसे क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है इन्हें, लेकिन हो सकता है। ठीक है, एक वेब चल जाए जहाँ पे यूट्यूब को लोग इंस्टॉल करने लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, है ना। तो लेकिन बात ये है कि फिर कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाएगा ना, लोगों को तो चाहिए आज की तारीख में इतना बड़ा। अब देखो जितना मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, बिहेवियर उन्होंने बना दिया है ना कि मतलब वो जो फूड डिलीवरी ऐप हैं वो बोलते हैं कि ये अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन वो एक बिहेवियर सेट कर रहे हैं। अमेजोन बोलते थे बहुत टाइम तक प्रॉफिटेबल नहीं था, वो बिहेवियर सेट कर रहे थे कि पहले लोगों को आदत डालते हैं। तो वैसा ही कुछ ये भी हो रहा होगा कि यहाँ पर भी आदत तो डल गई, अब हर किसी को वीडियोस तो देखनी है तो देखनी है। अब आप कल मुझे सुबह उठ के ये नहीं बोल सकते कि कल से आपके सारे बैन हैं ऐप्स, तो वो इंडिया का कोई ऐप आ जाएगा तो वहाँ पर सेम कंटेंट उठा के वहाँ पे डाल देंगे, लोग तो वहीं पे भी होंगे। सही बात है। तो जैसे हम कोई चैनल शुरू करते हैं, क्या चीज़ें चलती हैं, क्या चीज़ें नहीं चलती? जैसे हैशटैग है, टाइटल है, हुक है, तो किन चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए और क्या चीज़ें बेकार हैं जो हम सोचते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट होगी बट नहीं है? अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो सक्सेसफुल, हैशटैग्स का पीछा छोड़ दो। आप सही टाइम पर वीडियो अपलोड कब करें, कौन सा सही टाइम होगा, इसका पीछा छोड़ दो। कोई भी सही टाइम नहीं होता एज अ बिगनर क्रिएटर, ठीक है। उसके बाद आप ये मत पूछो कि भैया मैं टैग्स कहाँ से ढूंढ के आऊँ, कौन से बढ़िया टैग्स मैं डालूँ, ऐसा कोई भी नहीं होता। यूट्यूब चैनल की कोई खास सेटिंग बता दो जिससे मेरा चैनल चल जाए, ये वो क्वेश्चन है जो हर वीडियो के नीचे हर यूट्यूब गुरु के कमेंट सेक्शन में पड़े हैं, जो मैं अपनी नीश को एनालाइज करने के बाद ये 4 क्वेश्चन ही आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं होती, ये काम तो आपको करना ही नहीं है, आप यहाँ पे समय खराब कर रहे हो। अब करना क्या है वो भी बता देता हूँ। अगर आप एक बड़े क्रिएटर बनना चाहते हो, सक्सेसफुल क्रिएटर बनना चाहते हो, तो आप सबसे पहले हुक सीख लो, ठीक है, लोगों को रोकना सीख लो। उसके बाद आप ये सीख लो कि रिटेंशन का गेम कैसे काम करता है, ठीक है। इन शॉर्ट हमारा THSP फार्मूला सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसको कोई और नाम दे दो, कोई और नाम दे देगा, कोई और क्रिएटर होगा, लेकिन सीखना यही पड़ेगा। और जो आपके फेवरेट क्रिएटर हैं उन सब ने ये सीख रखा है इंटेंशनली या फिर अननोइंगली, उन्हें ये मालूम है, वो अपना यही करते हैं वीडियो में चलाने के लिए, उनकी वीडियो चलती ही ऐसे है और उनको ये पता है फार्मूला, ठीक है। अगर आप अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में टॉपिक जिसकी बात कर रहे थे उसको रिवील करके 30 सेकंड में ख़त्म कर दे रहे थे तो आपकी 3 मिनट तक की वीडियो को देखने नहीं वाला, क्योंकि आपने खुद ही रिवील कर दिया। और आप बेचारे इतने भोले थे, आपको पता ही नहीं है कि यार मैंने किया क्या, क्यों नहीं मेरी वीडियो चल रही, क्योंकि आप उसे रोक ही नहीं पाए। और ये मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत पहले सालों वाला, जो मैं ऐसे ही करता था। मैं वीडियो बनाता था और 30 सेकंड में सब कुछ ख़त्म करके 3 मिनट तक बोलते जाता था। तो फिर मैं सोच रहा हूँ यार लोग लास्ट तक देख ही नहीं रहे, 30 सेकंड में तो सब कुछ ख़त्म कर दिया तुमने। तो ये सीखना पड़ेगा। ओके, तो कंटेंट क्वालिटी कितनी मैटर करती है? ऑडियो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, एक यूट्यूबर हो, तो आपका ऑडियो बहुत अच्छा होना चाहिए। लोग एक बार के लिए आपका ख़राब वीडियो देख सकते हैं, एक बार के लिए आपका ख़राब ऑडियो नहीं सुन सकते। अगर आपका ऑडियो क्वालिटी बहुत ख़राब है, मतलब या नहीं है, तो लोग नहीं सुनते, ठीक है। ऑडियो बहुत अच्छा है, वीडियो थोड़ा सा खराब है, चल जाएगा। तो ये पहले चीज़ है। दूसरा, आपके पास आईफोन नहीं है, आपके पास महंगा कैमरा नहीं है, तो आपकी वीडियो क्वालिटी फिर भी सुधर सकती है। आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप आउटडोर शूट कर लो, मैं मान के चलता हूँ आपके पास 1000 रुपये भी नहीं है, आप आउटडोर शूट कर लो, नेचुरल लाइटिंग यूज़ कर लो, आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो भी चलेगा। 800 रुपये 900 रुपये माइक पे ज़रूर इन्वेस्ट करना, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सस्ते फ़ोन से शूट किया और बहुत अच्छे व्यूज़ आए हों? मैं तो पहले लैपटॉप के वेबकैम से शूट करता था। जब मैंने पहली फेस कैम वीडियो बनाई थी ना, तो तब मेरे पास लैपटॉप था, फ़ोन नहीं था। ओके, तो मैंने लैपटॉप के वेब कैम से शूट किया था और तब भी मेरे व्यूज़ आते थे। तो लेकिन मैं वहाँ पे एक विंडो हुआ करती थी मेरे रूम के पास, तो मैं लाइटिंग नहीं थी मेरे पास, तो मैं वो दिन में ही शूट करता था सुबह 11 बजे के पास, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग है। तो मैं विंडो के साथ बैठ के वो बुक्स के ऊपर लैपटॉप रख के तब मैं वैसा शूट और उसके वेब कैम से शूट करता था। जस्ट आपका लाइटिंग अच्छा होना चाहिए और तब भी आपके वीडियो व्यूज़ अच्छे आएंगे। लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कहाँ से आपने शूट किया, अगर आपका टॉपिक अच्छा है, ऐसा टॉपिक है जो लोग सुनना चाहते हैं। ठीक है।
तो जैसे आजकल कंटेंट एआई से भी बन जाता है, तो एआई कंटेंट का क्या ट्रेंड है? लाइक एआई से व्यूज़ आते हैं या नहीं आते? 100% हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं यहाँ पे अपना प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन सच बात ये है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे कम्युनिटी में, कंटेंट डोमिनेशन की कम्युनिटी में, जहाँ पर आई गेस 3 या 4 जिनका खुद का मुझे नाम याद है। जैसे एक लक्ष्य हैं, तो उन्होंने एआई चैनल बनाया है। एक अंकुर है हमारी कम्युनिटी में, उनके 8 लाख सब्सक्राइबर हो गए। एआई से विजुअल है, एआई से ही ऑडियो है, और मोनेटाइज भी होता है। लोग बोलते हैं एआई चैनल मोनेटाइज नहीं होते। रिसेंट में कोई अपडेट आया था 15 तारीख का, उसके बाद पता नहीं क्या ही हो गया लोगों को। ह्यूमन थोड़ा सा इनपुट है तो वो यूट्यूब आपका पार्टनर प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाते हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं। ह्यूमन इनपुट क्या होता है एआई चैनल्स में? बहुत सिंपल सी बात होती है, आप सामने वाले व्यूअर को व्यूअर, क्योंकि वहाँ पे जो चेकिंग होती है ना, वो ह्यूमन चेकिंग होती है। जब पार्टनर प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हो, तो सामने वाले पर्सन को बस ये समझ में आना चाहिए कि ये एआई एजेंट से बना हुआ काम नहीं है। यहाँ पे उसने स्क्रिप्टिंग में दिमाग लगाया है, यहाँ पे उसने वॉइस ओवर में चाहे एआई का यूज़ किया, लेकिन दिमाग लगाया है। जैसे आप उसमें क्राइंग की अगर आवाज़ डाल रहे हो, जैसे कोई रो रहा है बच्चा, तो उसमें रोने की आवाज़ है, तो उसने किसी को मुक्का मारा तो आवाज़ दी, तो वो एआई वो वहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इमोशंस भी डालने की कोशिश की गई है। ये ह्यूमन इनपुट है। यहाँ से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और चलेगा भी तभी। ओके। एआई से बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आपको स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा। एक बहुत तगड़ा चैनल है जो अब मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन उनके अराउंड 1 से 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो महाराजाओं के माइथोलॉजी के ऊपर कंटेंट डालते हैं, और वो जो एआई से विजुअल्स बना रहे हैं ना इस वक्त, वो शायद करोड़ों रुपए स्पेंड करके एक्चुअल में बनाने पड़ते, लेकिन इतना रियलिस्टिक वे से वो एआई से विजुअल्स बना रहे हैं। और वो चैनल का अगर मैं आपको ढूंढ के लिंक भेज दूंगा, वो आप थोड़ा शो कर सकते हो। वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो एआई से पॉसिबल है। ओके। तो बोलते हैं कि आपके चैनल या आपके वीडियो पे जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे, क्या ये सच है क्या? यूट्यूब पे तो सच है, इंस्टाग्राम पे सच नहीं है। ओके। यूट्यूब पे एडसेंस पे आपका मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं कितना पैसा कमाओगे। अगर आपको मान के चलो 1 लाख रुपए कमाना है, ठीक है, यूट्यूब से, तो डिपेंड करता है कि आपका ऑडियंस कहाँ से है, आपकी वीडियो कितनी लंबी है, आपकी कौन सी नीश में है, उन सब पे एक आरपीएम होता है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो उसके हिसाब से आपका किसी नीश पे 1000 व्यूज़ पे $1 बनेगा, किसी नीश पे आपका 5000 व्यूज़ पे $1 बनेगा, किसी नीश पे 10,000 व्यूज़ पे $1 बनेगा। तो ये, और इंस्टाग्राम पे आपका कुछ नहीं बनेगा ठीक है, इनडायरेक्टली बनेगा। ओके। और 99% ऑडियंस ये एडसेंस से ही पहले कमाना चाहती है। मैं खुद भी पहले एडसेंस के पीछे पागल था कि मोनेटाइजेशन, जब समझ में आ गई गेम, अभी एडसेंस को मैं देखता भी नहीं कि हर महीने कितने पैसे आ रहे हैं। वो आते हैं, वो 21 तारीख को मेल भेजता है यूट्यूब कि पैसा, एडसेंस का एक मेल आता है कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, जाके चेक कर लो। वो चेक भी नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत कम हो गया अभी तो हमारी पूरी ओवरऑल अर्निंग में। लेकिन हाँ, यूट्यूब से आप व्यूज़, जितना ज़्यादा व्यूज़ उतने ज़्यादा पैसा। तो ये जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ध्रुव राठी हो गए, मोहक हो गए, या फिर सौरभ जोशी हो गए, जिनके लाइक बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एडसेंस या ये एफिलिएट या ब्रांड पार्टनरशिप या स्पॉन्सरशिप? जितने बड़े क्रिएटर्स हैं, जैसे कैरी मिनाटी हो गया, ठीक है, टाइप ऑफ जो बहुत टाइम के बाद थोड़ा एक आधा वीडियो डाल गए, इनका पहला सोर्स ऑफ तगड़ा इनकम स्पॉन्सरशिप है। आप ये देख लेना इनके, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में है, तो उनके व्यूज़ के हिसाब से जो पैसा बनता है वो कम बनता है, ठीक है। एक फाइनेंस चैनल को बहुत तगड़ा पैसा बनेगा एडसेंस से भी, लेकिन एक एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा व्यूज़ पे कंपैरेटिवली कम पैसा बनेगा। तो पहला इनका स्पॉन्सरशिप से बहुत तगड़ा इनकम होता है, ठीक है। कितना इनकम होता है? कम से कम काइंड ऑफ, अगर कैरी मिनाती टाइप ऑफ चैनल है, मतलब इस लेवल के इंडिया के टॉप क्रिएटर्स की अगर हम बात करें, तो बड़े आराम से 50 लाख से 1 करोड़ रुपया ऑफर होता है। ओके, ठीक है, इतना ऑफर होता है। उसके बाद स्पॉन्सरशिप्स के बाद इनका दूसरा इनकम आ जाता है एडसेंस का इनकम, ठीक है। और अगर ध्रुव राठी टाइप ऑफ है, तो वो उन्होंने अभी अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया है, अपने कोर्सेज बेचते हैं, जो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करते हैं, तो फिर उनका आ जाता है। कुछ बीच में मर्चेंडाइज वगैरह सेल करने लग गए थे, जैसे भुवन बाम ने किया था, वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन वो उनसे भी उनका एक सोर्स ऑफ इनकम आता है, राइट। ये एंटरटेनमेंट कैटेगरी का काम है। अगर आपका कंटेंट है किसी और कैटेगरी में, जैसे कि अगर मैं बात करूं टेक्निकल है, जैसे टेक बर्नर है, हाँ, टेक बर्नर है, राइट।
ये बिजनेस में दिमाग लगा रहे हैं अब जो नए नए बढ़िया बढ़िया क्रिएटर्स हैं, बढ़िया इन द सेंस मेरे को बढ़िया लगते हैं। टेक बर्नर की आपने बहुत अच्छी बात करी। टेक बर्नर ने घड़ी निकाली, हाँ, कंट्रोवर्सी में गई, सबने बहुत बुरा भला बोला कि यार ये कैसे बहुत महंगी घड़ी निकाल दी है। लेकिन अब सोच के देखो, एक यूट्यूबर बिलियंस एंड बिलियंस इंडस्ट्री की डॉलर वाली इंडस्ट्री में से पंगा लेने जा रहा है और एक एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा पहला एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है कि अब यूट्यूबर ब्रांड बनाएगा। राइट। मेरे को तो बड़ा मजा आया कि यार कुछ भी महंगा बेचा, ठीक है यार, आप एप्पल भी तो लेते हो, आप महंगे में से महंगे प्रोडक्ट लेते हो। इंडिया में किसी यूट्यूबर ने स्टार्ट किया, हम क्रिएटर्स के लिए बड़ी बढ़िया बात थी, ठीक है, महंगा बेचा। अब लोग बोलेंगे फिर तुम ले लेते, ठीक है, पहली गलती थी उसकी, लेकिन वो उसने स्टार्ट किया। उसका जो लेयर्स का ब्रांड है और वो है, उसमें से वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, ठीक है। दूसरा फ्लाइंग बीस्ट, उन्होंने अपना एक आई थिंक कोई हाँ उन्होंने बोला कि 30-40 करोड़ रुपए का तो उन्होंने सेल कर लिया। वो बोल रहे थे कि 100 करोड़ का ARR वो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सुन के मेरे को बड़ा मजा आता है कि क्रिएटर्स अब इतना बिजनेस बना रहे हैं। अगले 5 साल में मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपको अगर बिलियनियर्स भी मिले हैं ना इंडिया में यूट्यूबर्स, तो इसमें कोई खास बात नहीं होगी, राइट। कि अगर मैं बताऊँ, फॉरेन में लोगन पॉल, जैक पॉल, स्पीड, मिस्टर बीस, सब ने मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की कंपनी बनाई है, सब ने बहुत अच्छे से अपने बिजनेस इस्टेब्लिश किए हैं। इंडिया में ये बहुत कम क्रिएटर्स ने अभी तक किया है, लेकिन स्टार्ट हो गया है। और अगले 5 सालों में आपको इतने ब्रांड्स दिखेंगे जो यूट्यूबर्स ओन कर रहे होंगे, मतलब डायरेक्टली नहीं कर रहे होंगे, पार्टनरशिप होगा उनका, देखना। क्योंकि क्रिएटर बिजनेसमैन नहीं बन सकता, बिजनेसमैन क्रिएटर नहीं बन सकता, उनके साथ कोई माइंड जुड़ेगा। फिजिक्स वाला के साथ उनका पार्टनर है, अगर आपने कभी नोट किया हो। यस यस, राइट। फिजिक्स वाला ऑडियंस को समझता है, वो जाएगा, हाँ भाई तेरे को स्पॉन्सरशिप, तेरे तू कोर्स में एडमिशन ले लेना। उसका जो को फाउंडर है वो बिजनेस सेंस समझता है, राइट। क्योंकि क्रिएटर कभी बिजनेसमैन नहीं बनेगा, बिजनेसमैन कभी क्रिएटर नहीं बनेगा, और दोनों को अपना काम छोड़ना नहीं चाहिए। कैरी मिनाटी के साथ अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जो एक बिजनेस सेंस समझ आए, वो बहुत कुछ कर सकता है। सौरभ जोशी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, वो बच्चों के हाथों में दिखेगा आपको आसपास, यस, राइट। अगर कोई बिजनेस सेंस वाला दिमाग है, कितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 महीने में वो पूरे इंडिया की ऑडियंस को टारगेट कर लेते हैं, इतना उनका व्यूअरशिप है। करेक्ट। आप देख लो डेटा, 2 महीने में। अभी पीछे ऐसे भी होता, राज चमानी ने किसी इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर परफ्यूम लॉन्च किया था, और उसे प्रमोट भी किसी इन्फ्लुएंसर से कराया था, राइट, एंड दे मेड अ सेल ऑफ 25 लाख इन अ सिंगल डे। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज अभी मेरे को लगता है और निकल के आएंगी, जो क्रिएटर्स के साथ टाई अप करेंगी और उनके साथ प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी। और बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज को वो बहुत बढ़िया कंपटीशन देंगी। अगर कोई आज कंपनी जिसके पास कोई मार्केटिंग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई ऐसा अपना ओन चैनल नहीं है, उसको 30 करोड़ रुपए की सेल करने में आपके हिसाब से कितना समय लग जाएगा? करेक्ट। लेकिन एक क्रिएटर को नहीं। आज अगर राज शिमानी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे तो आपको पता है कि उसको एक दिन में 1 करोड़ रुपए की सेल आ सकती है। आप भी यकीन करोगे, मैं भी यकीन करूंगा, बहुत बड़े आराम से आ सकती है। कुछ वो प्लानिंग करके लॉन्च करे, 1 करोड़ से ज्यादा आ जाएगी। फूड फार्मर ने लॉन्च किया था, राइट, उन्होंने दूसरे दिन बोल दिया आउट ऑफ स्टॉक है जी, आउट ऑफ स्टॉक है। भाई कल तो लॉन्च किया था तुमने। क्या हो रहा है? ये पावर है कंटेंट की, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर, अगर आप कंटेंट में आ जाते हो। तो कंटेंट इतना पावरफुल है कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे अंबानी या अडानी का भी यूट्यूब चैनल होगा? अगले 5 सालों में होगा। अगले 5 सालों में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपको दिखेगा कि अनंत अंबानी पंतारा में व्लॉगिंग कर रहा है, काइंड ऑफ। ये सारी चीज़ें अगर होंगी, मजाक की बात है, लेकिन हाँ हो सकता है। एलॉन मस्क का चैनल आपको दिखेगा, मार्क ज़करबर्ग वीडियो बनाते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो वो वीडियोस बनाते हैं, फेसबुक पे अपना वीडियो, इंस्टाग्राम पे वो पब्लिश करते हैं, अगर आपने देखा हो तो। और आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे बिलियनर्स हैं जो वेल नोन नहीं हैं, लेकिन अच्छी कंपनीज के ऑनर्स हैं, बिलियनर्स इंडिया के, जो कंटेंट बना रहे हैं। जैसे निखिल कामत हो गया, निखिल कामत, उनसे पूछो, उनको पैसे की जरूरत तो नहीं होगी ना, वो एडसेंस के रेवेन्यू के लिए तो नहीं बना रहे होंगे, उन्हें मोनेटाइजेशन तो नहीं करना होगा यूट्यूब का। कुछ तो ऐसा होगा इस कंटेंट में जो उन्हें भी किक किया कि यार अब मेरे को इतने बिजी शेड्यूल में अब ये करना है, सोचो। तो कुछ तो कंटेंट में ऐसा होगा, राइट। अब संदीप महेश्वरी देख लो, लाइक इमेजेस बाजार का बिजनेस बहुत डाउन हो गया एआई के बाद, फिर उन्होंने एक अपना कुछ ई कॉमर्स इंडस्ट्री लॉन्च की, अब उसको वो प्रमोट करते हैं, तो एक दिन में उनकी कितनी सेल्स आ रही है। हाँ, ऐसे कई सारे देखो, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटर्स के लिए एक बिजनेस को प्रमोट करना हमेशा
एक उन्हें लेवरेज रहेगी बाकी कंपटीटर से, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केट है, मार्केटिंग पहले से है, लोग हैं उनके पास जो उन पे ट्रस्ट करते हैं, राइट। और अगर कोई दो दिमाग ऐसे कॉम्बिनेशन मिल जाए जो बिजनेस के समय, फिर तो वो फोड़ने वाले हैं। सही में फिजिक्स वाला वन ऑफ द राइट एग्जाम्पल है अपने सामने। फिजिक्स वाला गॉट मोर देन $1 बिलियन, राइट। और अभी बोल रहे हैं उन्होंने शाहरुख खान को नेटवर्क में बीट कर दिया। ओ भाई यूट्यूबर थे वो अपन क्या बात कर रहे हैं। यूट्यूबर हैविंग 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मालिक है ना। राइट। तो वो यूट्यूबर ही तो थे, कहीं यूट्यूबर से तो स्टार्ट किया था। सही में। तो आप डिफरेंट नीशेज एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो या क्रिएटर्स को फॉलो, आपके फेवरेट कौन से हैं? देखिए मेरे फेवरेट जो यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, तो वैसे तो मैं पॉडकास्ट में राज शमानी को देखता हूँ, ठीक है। और व्लॉगिंग में मैं फ्लाइंग बीस्ट और सौरभ जोशी को देखता हूँ, ठीक है। तो सब हम कंटेंट एक्चुअल में कंज्यूम बहुत करते हैं क्योंकि हमारा काम है ये, ठीक है। तो मेरा फेवरेट नहीं है, हम जो जिस दृष्टिकोण से देखते हैं ना अभी, वो दृष्टिकोण होता है कि यार अच्छा ये जानबूझ के यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। हम नॉर्मल व्यूअर की तरह नहीं देखते हैं एक्चुअल में, क्योंकि वो चीज़ें बैकएंड की समझ में आती हैं ना। तो मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बताऊँ, तो जब मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी, संदीप महेश्वरी को मैं सुनता था, उनकी वीडियो आती आग लग जाती थी। सही है। अब जब वो वीडियो देख रहा हूँ तो अब थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि अच्छा ये ऐसा ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा ऐसे बोल रहे हैं, वो समझ में आ रही हैं चीज़ें, राइट। अब या तो ये ओवर स्मार्टनेस है या फिर बैकएंड का गेम थोड़ा सा मालूम है, तो एंगल देखने का भी ना थोड़ा चेंज हो गया। ये क्या जनरेशन के बाद कंटेंट ट्रेंड भी चेंज होता है? जैसे अब जेन ज़ी इमर्ज कर रहे हैं। संदीप महेश्वरी पहले बहुत चलते हैं, 2012 से लेके 2020 तक लाइक काफ़ी चले हैं। मेरे ख्याल से अब उनकी वीडियोस इतनी वायरल नहीं जाती है, उन्होंने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, डाउनफॉल आ गया है क्या रीज़न है? देखिए मेरे को जनरली ऐसा लगता है कि अगर संदीप महेश्वरी जी का डाउनफॉल है, एक नॉर्मल सी मतलब कंट्रोवर्शियल बात होगी उनके फैंस के अगेंस्ट, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, लेकिन स्टिल बात यह है कि अगर जिस चीज़ में आपको मॉनेटरी बेनिफिट ना हो ना, तो एक टाइम के बाद थोड़ा उसमें से फोकस हट जाता है। और अगर बाकी चीज़ें सही चल रही हैं, देखो आप किसी की हेल्प तभी कर सकते हो जब आप पीछे से बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड हो गए, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। शायद मे बी ये रीज़न आ रहा होगा कि जब तक सब कुछ इमेज बाजार वॉटएवर सब अच्छा था तो उस पर ध्यान था, अब वो थोड़ा सा हिल गया है तो यार ये फ्री के काम छोड़ो, पहले इसको संभाल लो। शायद ऐसा हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, राइट। और ये बात मैं इसलिए समझ पाता हूँ क्योंकि मेरे को भी बीच में शौक चढ़ा था कि यार अब लोगों की हेल्प करनी है, एनजीओ करते हैं, ये करते हैं। फिर किसी ने समझाया कि पहले खुद की हेल्प करो, खुद इस लेवल के हो जाओ, तब आपको उस लेवल का काम भी कर पाओगे। अभी सब कुछ छोड़ के करना पड़ेगा, तब शायद एक अगर बैकएंड सिस्टम होगा तब आप उससे भी ज़्यादा सर्व कर पाओगे, राइट। मे बी यही बात मुझे लगती है। आई बिलीव संदीप महेश्वरी बिकॉज ही इज अ स्मार्ट, उन्हें ये नहीं समझाना कि एल्गोरिथम, उन्हें मालूम है कि किसका नाम लेना है, किसके अगेंस्ट वीडियो बनानी है और व्यूज़ कैसे गेन करने हैं, वो हमसे पहले से ही इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट यूट्यूबर, ठीक है। मैं उन्हें कंटेंट क्रिएटर ही कहूँगा, यूट्यूबर ही कहूँगा। उन्हें पैसे कमाने, शायद एक अच्छा ये भी रीज़न है कि मैं ये भी नहीं कहूँगा उन्हें पैसे कमाने नहीं आते यूट्यूब से, लेकिन उन्होंने बोल रखा है जो कि यार मैं यूट्यूब से पैसा नहीं कमाऊँगा अपने कंटेंट से, वो उसकी वजह से वो कहीं बार बाउंड है। अदरवाइज तो जिस लेवल की उनकी इन्फ्लुएंस है, वो मुझे लगता है नेटफ्लिक्स को राइट बेच दे तो वैसे ही वो बिलियनर बन जाए। सही में मजाक। आई थिंक उनको 100 करोड़ का ऑफर आया वो जो खुद बोल चुके हैं, और शायद इससे भी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, अगर वो, लेकिन वो बाउंड है। बाकी फ्यूचर के संदर्भ में बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आपने काम किया, जैसे अनमोल क्वात्रा जी वगैरह वगैरह, वो भी लाइक बहुत बड़ी एनजीओ चलाते हैं एंड स्टिल दे, मतलब कि वो कैसे कर पा रहे हैं लाइक? यार ये तो मुझे नहीं पता कैसे कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, तो वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसका बैकएंड कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। अगर आपको और मुझे करना हो ऐसा कुछ काम, तो बैकएंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा कि पीछे से एक चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हों, तब जाकर हम कुछ ऐसा कर पाएंगे। ओके, एक अच्छा पॉडकास्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या चीज़ ना हो तो बंदा अच्छा पॉडकास्टर नहीं बन सकता? अच्छा पॉडकास्टर अगर आपको बनना है तो आपको गेस्ट से क्वेश्चन निकलवाने आने चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है। देखो पॉडकास्ट में दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका गेस्ट हीरो है या तो आपका टॉपिक हीरो है। अब अगर आप एक बिगिनर, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक बिगिनर पॉडकास्टर हो, ठीक है, आपके में वही सेलिब्रिटी तो नहीं आ रहा,
वेल नोन फेसेस तो नहीं आ रहे। अब आपके में टॉपिक ही हीरो है और टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना वो आपके हाथ में है। अब वो आपने टॉपिक भी इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन आपका गेस्ट बोरिंग है, वो ऐसी बातें, उसके पास नॉलेज है लेकिन निकाल नहीं रहा, फिर आपको बातें से बात निकालनी आनी चाहिए, राइट। आई गेस ये क्वालिटी मेरे में तो नहीं है। एंड एक सेम nature केस हम अप्लाई करें व्लॉगर के लिए, एक अच्छा व्लॉगर कैसे बन सकता है और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अच्छा व्लॉगर बनने के लिए? व्लॉगर बनने के लिए देखो, सोशल मीडिया पे आपको सोशल व्लॉगर बनने के लिए व्लॉगर की ज़िंदगी ना, सबसे पहले आप ये मान के चलो कि पूरी पब्लिक हो जाती है। ओके। पहले तो आपको सोशली अगर आप कंफर्टेबल हो कि मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, कहीं पे भी आ रहा हूँ, मैं उसको पब्लिकली डाल सकता हूँ, राइट। अगर आप ऐसे पर्सन हो तो आपको ब्लॉगिंग में जाना चाहिए। अगर आप बहुत सारी बाउंडेशन है बीच में, ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना है, इसको लेकर आना है, इसको नहीं लेकर आना, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो ऐसा होगा, तो फिर नहीं। कुछ चीज़ें मैं छुपाऊंगी अपनी ज़िंदगी की, कुछ दिखाऊंगे, नहीं बनोगे ब्लॉगर अच्छे, सीधा बात बोल रहा हूँ। ओके, चलो इसको सम अप करते हुए सोशल मीडिया में सक्सेस का असली मंत्र क्या है? अगर आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे 1 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर करने हैं, सीधी बात बता रहा हूँ, 3 4 5 साल लेकर दिमाग में आओ, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी से वीडियोस डालो, सीखो टॉपिक हुक, स्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। जितनी भी चीज़ें हैं जो रैंडम आपको बताई जाती हैं, हैशटैग अपलोडिंग, ये, क्योंकि इन सब में आप, मुझे पता है, समय गंवाने वाले हो, वो ख़राब, आपका कोई काम नहीं आने वाला। मोनेटाइजेशन आपका पहला माइलस्टोन आपके माइंड में बहुत बड़ा बन चुका है कि यूट्यूब चैनल का एक बार मोनेटाइजेशन हो जाए तो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये माइंडसेट एक्चुअल में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा जब आपका मोनेटाइज हो जाएगा, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो आप आओ ग्रोथ के माइंडसेट से कि मेरे को 1 लाख 2 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर करने हैं और उसके लिए मैं कम से कम अपने 3 साल दूंगा और 3 साल में मैं इतनी वीडियोस तो डालूंगा ही डालूंगा, आपकी कोई ना कोई वीडियो चलेगी। और आज के 3 4 साल बाद आज जिस पोजीशन पे हो, जिस पैसे पे आप हो, जिस फेम में आप हो, उससे कहीं ज़्यादा 10x 100x आज आपके पास पैसे भी होंगे, फेम भी होगा। ये मैं आपको बता के जा रहा हूँ। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक्स थैंक फॉर यू सो वेरी मच। मच।